Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is related to IGNOU MA Sociology second year subject MSOE 2. सबके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला सब्जेक्ट अमंग ऑल द सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है बिकॉज येस डेटा फैक्ट्स फिगर के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा है बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी. तो इंडियन हु आर लिविंग आउटसाइड ये डायस्पोरा कहलाते हैं. तो बाहर ये कहाँ कहाँ रह रहे हैं, किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, क्यों ये बाहर जा रहे हैं, what was the reason ये डायस्पोरा जो है या इंडियंस जो है they are living or going outside for the work, what are the challenges or the problem faced by the diaspora over there. अलग अलग चीज़ों में इनका क्या रोल है. लाइक यहाँ पे इस वीडियो में जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट इज रोल ऑफ आईसीटी इन डायस्पोरा इन इंडिया. आईसीटी का क्या रोल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डायस्पोरा के रिगार्डिंग क्या रोल प्ले करती है. ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुका है. तो थोड़ा सा एक कंटेंट, एक फ्रेमवर्क की किस तरीके से शुरू करके क्या क्या पॉइंट प्रेजेंट करके हम अपने 20 मार्कर के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं. बेसिक कुछ पॉइंट सबके माइंड में आ जाएंगे बट वही बात आती है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, सब कुछ बना के लिखने में एक प्रॉपर सीक्वेंस और कंटेंट हम रेडी नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पे हम सीक्वेंस में कुछ टॉपिक देख रहे हैं. पहले इस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो नहीं थी, 2 वीडियो अवेलेबल थी बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज नॉट माई फोर्टे और इंटरेस्ट एरिया अगर मैं बोलूँ तो. बिकॉज देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स जो आप देखोगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं एंगेज थी. तो अभी तक इस पर ज़्यादा वीडियोस नहीं थी बट अब यू गाइज रिक्वेस्टेड, आप लोगों ने इतना ज़्यादा जो है मैसेज किया है एंड आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से लाइक मजबूर होके अब आई एम मेकिंग द वीडियो. और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. देखो क्या है कि सब कुछ बुक में टू द पॉइंट सब कुछ नहीं है और ये सब्जेक्ट थोड़ा डायनेमिक नेचर का भी रहता है. थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग. ऐसा नहीं है जो 20 साल पहले हो गया आप वही सब चीज़ें लिखते रहोगे. सम टाइम इंटरनेशनल रिलेशन की जब बात करेंगे तो कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट लिखने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विच वर नॉट देयर इन द बुक, जो बुक में प्रेजेंट नहीं है. तो थोड़ा सा अवेयर हमें रह के चलना पड़ता है इस सब्जेक्ट में. दिस सब्जेक्ट इंक्लूड डायनामिज्म. करेंट से थोड़ा रिलेशन भी इंपॉर्टेंट अगर 100% डिटेल में करना है. अब तो आप लास्ट टाइम पढ़ रहे हो तो यू गाइज आर कवरिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली, राइट. तो यहाँ पे ये चीज़ सीधा बुक से पढ़ के नहीं आई है, बहुत मेहनत लग रही है. दैट्स वाई टाइम ज़्यादा लग रहा है बिकॉज अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग जो सोशोलॉजिस्ट थिंकर्स ने कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया है रिगार्डिंग दिस. आर्टिकल्स आते हैं व्हेन यू सर्च, आप नेट पे डालते हैं तो अलग अलग जगह के आर्टिकल आते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक. तो वो पूरे पूरे आर्टिकल पढ़ के हर आर्टिकल में से कुछ ना कुछ पॉइंट लेके आई एम इंक्लूडिंग हियर. तो आप ये नहीं बोलेंगे बुक में बिल्कुल ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है. आइडियोलॉजी थीम वही है, ठीक है, थीम वही है, आइडियोलॉजी वही है. तो आप यहाँ से पढ़ेंगे उसके बाद बुक भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपने आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं चीज़ें. ओके, सो द टॉपिक इज रोल ऑफ आईसीटी एंड डायस्पोरा इन इंडिया. अब हम इस पूरे आंसर में और टॉपिक में क्या देखने वाले हैं. अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और सुन लीजिए क्योंकि शायद बाद में बोलूँ तो बात तक क्या पता कोई पूरी वीडियो सुने या ना सुने. अगर वीडियो बेनिफिशियल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए. और प्लीज़ जो कमेंट में ये लिख देते हैं यार 2 मिनट वेस्ट हुए, यार वेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सुन लो. हमें भी कई बार कुछ काम की बातें बतानी होती है. आपके इतने कमेंट सुन के टीचर सुनता है तो कई बार टीचर कुछ वीडियो में 1-2 मिनट बोल भी रहा है कुछ, तो उसमें से आई थिंक 70% काम की बातें बोल रहा होगा. अगर 30% मैं बकवास भी कर रही हूँ तो प्लीज़ लिसन टू दैट. ये नहीं कि येस यू कैन कमेंट की वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है बट वेस्ट लिखना अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट द थिंग कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है. ओके, चलिए तो अब बात करते हैं आईसीटी और डायस्पोरा की. तो आईसीटी और डायस्पोरा जो होते हैं इनके बीच में ना सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, मतलब दे बोथ कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ईच अदर. आईसीटी जो इंडस्ट्री रही इसने डायस्पोरा के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करा है, प्लस इन रिटर्न डायस्पोरा ने आईसीटी के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करा है. सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, ये बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे. एक एक करके पढ़ते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज है, जल्दी समझ में आएगी. Millions of people around the world live in other country than their country of origin. These people are known as Indian diaspora. Starting में बताया. In many developing country, remittances sent home by the migrant are vital part of the economy. मैंने बोला था India is the third highest remittance receiver पिछली वीडियो में आपको. आफ्टर चाइना एंड ब्रिटेन इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर. और एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा पार्ट होता है इकोनॉमी के लिए, बहुत ज़्यादा लेवल पे. अगर आपके जितने डायस्पोरा बाहर है तो दे विल सेंड द रेमिटेंसेज हियर, तो वो एक अच्छी अर्निंग जो है वो आपके पास यहाँ पे उससे होती है. दीज डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन ऑफ बोथ होस्ट एंड एज वेल एज होम कंट्री. एंड आईसीटी जो सोल्यूशन है कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग एंड सपोर्टिंग सच एक्टिविटीज़. फैसिलिटेट और सपोर्ट करके चलता है डायस्पोरिक एक्टिविटीज़ को. आईसीटी इज अ टर्म. अब आईसीटी क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो. दैट स्ट्रेसेस द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, कंप्यूटिंग डिवाइसेस.
इन सब की बात आईसीटी करके चलता है। आईसीटी अलाउ करता है यूज़र को कि वो स्टोर कर सके, ट्रांसमिट कर सके, मैनिपुलेट कर सके एंड इन्फॉर्मेशन का एक्सेस से मिल जाए। दिस इज ऑल अबाउट आईसीटी। इट इज अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आईसीटी इज रिलेटेड टू दैट। अब द टर्म आईसीटी वॉज गिवन बाय जिम डोम्सिक ऑफ मिचिगन इन 1981। इन्होंने ये टर्म जो है आईसीटी दी थी 1981 के टाइम पे। अब डायस्पोरा कैसे डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, ये आप देख रहे हो, ये तो एक मेजर है ही ना। अगर आप बाहर चले गए तो आप रेमिटेंसेस भेजोगे, प्लस कई बार आपकी नॉलेज, टेक्निकल नो हाउ, समटाइम जो इंडियन बाहर जाके वर्क कर रहे हैं, हो सकता है वेजेस कई बार उनको नहीं मिल रहे हो जितना वो चाह रहे हैं एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग देयर, बट एक टेक्निकल नो हाउ, एक नॉलेज, एक वर्क एनवायरमेंट, डेफिनेटली व्हाई पीपल गो देयर। आप सपोर्ट में बोल सकते हो, अगेंस्ट भी बोल सकते हो। अच्छा, इंडिया में रह के अगर हम कहें कि दे विल वर्क, ना तो उतने काम की वैल्यू मिल पाएगी, ना उतनी रिस्पेक्ट, ना उतनी वैल्यू, ना उतने वेजेस। आज की डेट में मैं बात करूं टीचिंग पे, अगर हम बात करें, टीचिंग एक डिग्रेडेड प्रोफेशन बन चुका है। एक टाइम पे टीचर की रिस्पेक्ट वॉज अटमोस्ट, एक सबसे हाईएस्ट एंड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन था, बट आज की डेट में डिग्रेड होकर काफ़ी नीचे आ चुका है टीचिंग। लेकिन वहीं बाहर की कंट्री में बात करें तो टीचिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल, वहाँ पे टीचर्स को भी बहुत बेनिफिट दिए जाते हैं और मोस्ट वैल्यूएबल इसको आज भी कंसीडर किया जाता है। बट यहाँ पे ड्यू टू द कल्चर, ड्यू टू द वेस्टर्नाइजेशन, ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन द मतलब अगर हम आजकल के स्टूडेंट में देखें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, डिस्कनेक्शन आ गया है, सिंगल फैमिली सिस्टम में भी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया, दैट्स वाई वो एक कनेक्शन, बॉन्डिंग, शेयरिंग, रिस्पेक्ट, वो सब कम हो गया है। जनरल, अब मैं किसी को पर्सनली टारगेट करके ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, बट ओवरऑल लेवल पे अगर आप खुद भी अपने आसपास देखो, आप खुद भी अपने आप को ऑब्जर्व करो, दैट थिंग वाज मिसिंग, राइट। आप लोगों की जनरेशन में फिर भी दैट वाज प्रेजेंट, बट आजकल की जनरेशन में आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो स्टूडेंट को। दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, Indian diaspora has shared symbiotic relationship with Indian IT industry. We both reinforce each other quantitative and qualitative growth over decade. दोनों एक दूसरे की quantitative as well as qualitative growth में help करते हैं। On the one hand, the Indian diaspora brought a multiple layered gain to IT industry. Diaspora जो है वो IT industry को benefit करता है। कैसे? skills बढ़ती हैं, capital पैसा जो है वो आ रहा है, capital formation होती है, रेमिटेंसेज आ रहे हैं बाहर से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, नेटवर्क बन रहा है, जिससे इंडिया की इमेज भी, मतलब इंडिया की इमेज भी बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं अलग अलग बड़ी कंपनी के हेड, डायरेक्टर, सीईओ इंडियन है, बाहर की पार्लियामेंट में ये पर्सन इंडियन है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इंडिया की इमेज भी तो बूस्ट करने का काम करती हैं। दिस विल इनहांस द इमेज ऑफ इंडिया। On the other hand, the Indian IT industry created a strong incentive for the mobility of high-skilled professionals, provided the diaspora with much-needed opportunity to engage with their homeland. अब अगर आपके यहाँ पे IT इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी तो आप होमलैंड से ज़्यादा कनेक्ट रहोगे। देयर इज नो नीड टू गो आउट। आप यहाँ पे भी अपनी सर्विसेज दे सकते हो, यहाँ पे भी अर्न कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की, लर्न करने की, अर्न करने की मिल सकती है। क्लियर? ब्रेन रीगेन, देखो ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट क्या होता है, व्हेन द पर्सन गो आउटसाइड। आपके यहाँ से पढ़ा, देखो दो प्रॉब्लम होती है, एक तो बाहर चले गए, ऊपर से आप पढ़ा, अपने गवर्नमेंट का खर्चा पूरा यहाँ का करवाया ना, पढ़ाई लिखाई ये सब खर्चा हुआ, एंड देन यू विल गो आउट, और अब वहाँ जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हो, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की नेशन में आपका डेवलपमेंट ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो फायदा भी है कि रेमिटेंसेज आती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ नुकसान है। लेकिन ब्रेन रीगेन क्या होता है, वो तो हो गया ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट। ब्रेन रीगेन क्या होता है, व्हेन द पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, जो बाहर सर्विसेज दे रहे थे, दे विल कम came back to their homeland, they will came back to their country of origin and start providing services over there. यहाँ पे अपने टेक्निकल नो हाउ से वर्क करके जो है हमारी होम कंट्री को बेनिफिट कर रहे हैं। तो ब्रेन रीगेन हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू होमलैंड। एनी अपेरेंट लॉस ऑफ स्किल कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू, जो भी लॉस ऑफ स्किल हुआ है वो आप रिस्टोर कर सकते हो, एक्सचेंज और सर्कुलेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज बिटवीन द डायस्पोरा एंड देयर होम कंट्री। बाहर चले गए कुछ लोग, लेकिन यस व्हेन दे केम बैक तो आप वहाँ से नॉलेज, नो हाउ, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, आप उनसे सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर जाके सीख के आया, जॉब करके आया, तो आप उनकी टेक्निक, उनका वे ऑफ डूइंग द वर्क, ये सब चीज़ें अडेप्ट कर सकते हो, और यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो टू द वर्कर्स और द लेबरर्स और द एम्प्लॉयज ओवर योर होम कंट्री। In addition, the diaspora can become excellent intermediaries linking their home country into the global economy. अपनी कंट्री को ग्लोबल इकोनॉमी से लिंक करने के लिए ये एज इंटरमीडिएरी वर्क कर सकते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है बिकॉज सारे एस्पेक्ट को मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र बनाए रखें और कंटिन्यू करें, वीडियो को पूरा देखें। ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। अब आईटी इंडस्ट्री की पहले ग्रोथ की बात करो, बिकॉज आप आईसीटी और आईटी से लिंक करने की तो बात कर रहे हो। तो इंडिया में जो ग्रोथ थी वो देखने को मिली। इंडिया इज स्टीडी, बहुत धीरे धीरे, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस बोलते हैं ना,
तो बहुत इंडिया में इवॉल्व जो हुआ है, इंडिया एज अ नॉन प्लेयर टू द स्टेटस ऑफ IT सुपरस्टार बन के आया ओवर द डिकेड्स. ऑल्दो IT इंडस्ट्री वॉज केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करके चलती है इस सेक्टर पे, लेकिन फिर भी हमने देखा बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट इंडिजीनियस फर्म मशरूम, मतलब धीरे धीरे आपको पनपते हुए, धीरे धीरे ग्रो करते हुए हमें देखने को मिले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के प्रोडक्शन में. सेक्टर ने विटनेस किया कंसिस्टेंट लिबरलाइजेशन, मतलब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इन्हें सेक्टर में फ्रीडम भी मिली सो दैट दे कैन टेक डिसीजन बाय देयर ओन, एंड क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन जैसे कि NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी भी हमें देखने को मिला रिगार्डिंग दिस. इंडियन डायस्पोरा क्या रोल प्ले कर रहा है डायरेक्टली अगर हम वो बात करें तो जो आपका स्किल्ड माइग्रेशन है फ्रॉम इंडिया, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हो गया था. देखो पहले क्या होता था, पहले तो अनस्किल्ड लेबर जाते थे बाहर काम करने. ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश टाइम पे माइग्रेशन नहीं था, पहले माइग्रेशन नहीं थे. यस, माइग्रेशन हो रहा था, बट यू विल सी जो लोग काम करने जाते थे दे आर अनस्किल्ड लेबरर. वो कोई हाई फाई प्रोफेशनल्स नहीं होते थे. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट 99 बोलो, बल्कि एक आधा कोई पढ़ा लिखा सर्विस देने गया तो अलग बात है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो अनस्किल्ड लेबरर हुआ करते थे. लेकिन स्किल्ड लेबर जो थी वो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखने को मिले कि वहाँ पे गए काम करने. जैसे ही इंस्टीट्यूट आ गए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे IIT IIM 1950-1960 में स्टैब्लिश किए गए, तो आपका एक माइग्रेशन देखने को मिला वेस्टर्न कंट्री में भी. कंसेप्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन जो था वो धीरे धीरे मोस्ट कॉमन हो गया, बिकॉज नाउ पीपल हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं और बाहर डिमांड है, तो दे विल गो आउट एंड दे विल गेट द वर्क. In the initial year starting में Indians had to fight a strong perception and stereotyping. मतलब इंडियंस के बारे में इमेज मान ली गई थी, लोग इतना इजीली ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे. मान लिया गया था कि यहाँ पे तो मैनेजमेंट एंड कैपेबिलिटी की कमी है, सो डू नॉट हायर दीज पीपल. आप अपने ही तरफ से, अपने ही आसपास के नेशन से हायर कर रहे थे लोगों को. यू आर नॉट हायरिंग द इंडियन पीपल बिकॉज ऑफ द परसेप्शन, जो आपने एक परसेप्शन और स्टीरियोटाइप इंडियंस के बारे में सेट कर लिया था कि यहाँ पे मैनेजमेंट एंड कैपेबिलिटीज की एफिशिएंसी की कमी है. द फॉर्मेशन ऑफ TCS, आपकी टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज ये ग्रुप आया 1968 में, इससे आउटसोर्सिंग वर्क स्टार्ट हुआ. आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा मेन काम टीचिंग है. अब टीचिंग के अलावा मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल रही हूँ, माई मेन वर्क इज द मेन डायरेक्ट वर्क मेरा टीचिंग है. वीडियो में एडिटिंग होती है, थंबनेल बनना होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग टू डू. मुझे फॉर एग्जांपल अपने नोट सेल करने हैं तो मुझे मार्केट से कॉन्टैक्ट करना है, मैं डायरेक्टली बुकलेट अपनी मार्केट में रखवा रही हूँ. सो ऑल दीज थिंग रिक्वायर्ड, मतलब या तो मैं खुद करूँ वो काम, कई बार आप खुद नहीं करते, आप कोर एक्टिविटी पे वर्क करना चाहते हो कि उससे मेरे मेन काम पे इफेक्ट ना पड़ जाए, तो आप अपने इस तरीके के वर्क किसी बाहर के पर्सन से करवाते हो. आप उन पर्सन को हायर कर लेते हो कि स्टार्ट डूइंग दिस वर्क फॉर मी. अब मेरा छोटा सा चैनल है, नाम का कुछ मतलब बिल्कुल कम लोग हैं, तो मैं कोई 10-12 लोग तो हायर करूंगी नहीं टीम में, मैं कोई एक पर्सन रख लूंगी कि आप मेरा ये काम कर दो. लेकिन वही जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले चैनल है, दे नीड अ टीम ना. या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनका काम बड़े लेवल पे होना है, तो कई बार वो बाहर से किसी कंपनी को ही हायर कर लेते हैं अपना काम करने के लिए. लाइक जेनपैक्ट का नाम मैं लूँ, जेनपैक्ट एंड देयर आर मेनी BPOs जो ये काम कर रहे हैं कि बाहर की कंपनीज के लिए, मतलब या MNCs के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ वर्क परफॉर्म करके देते हैं. सो दिस इज आउटसोर्सिंग. तो इसके आने से आउटसोर्सिंग इंडिया में स्टार्ट हुई, विच कंप्लीटली इंटीग्रेटेड द डायस्पोरा एंड मेड इट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री. The closed Indian economy saw an increase in the demand for engineer during 1970 में. क्लोज इंडियन इकोनॉमी थी ना, बाहर से ट्रेड वगैरह इतना ओपन अप नहीं था, तो यहाँ पे देखने को मिला जिससे अपॉर्चुनिटी मिली बॉडी शॉपिंग की. बॉडी शॉपिंग क्या होता है कि जब कंसल्टेंसी फर्म रिक्रूट करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ वर्कर को फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द मिड टर्म, परमानेंट नहीं कर रहे हो आप, एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो शॉर्ट टर्म मिड टर्म ड्यूरेशन के लिए, आपको कुछ वर्कर चाहिए काम करने के लिए, सो दिस टर्म इज नोन एज बॉडी शॉपिंग. तो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द स्किल्ड प्रोफेशनल इन यूएसए में जो कमी पड़ रही थी, शॉर्टेज थी प्रोफेशनल की, इससे ड्रास्टिक इंक्रीज आया नंबर ऑफ इंडियन इन यूएसए, बिकॉज वहाँ ज़रूरत है, यहाँ लोग पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ उतनी जॉब है नहीं, दे विल गो आउट, दे विल गिव इंटरव्यू, एंड अगर नॉलेज स्किल अच्छी है तो सिलेक्शन हुआ, दैट्स वाई इंडियंस जो थे वो ज़्यादा नंबर्स में हमें यूएसए में सेटल, मतलब जाके वर्क करते अपनी सर्विसेज देते देखने को मिले. द एडवेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो 1980 में आया, उसने इंडिया में IT इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज कर दिया. नाउ द वर्क कैन बी डेलीगेटेड, आप ये काम करो, मैंने भी कुछ लिमिटेड उसका देखा, उसके नीचे मैंने और लोगों को काम दे दिया, तो जब बार बार आप टॉप से काम बॉटम तक फ्लो हो रहा है, इसने इसको दिया, उसने उसको भी आगे काम दिया, तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है,
दो रीज़न थे, दो डेवलपमेंट हुई इंडिया में जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री बूस्ट हुई और डायस्पोरा का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला. द वेरी फर्स्ट रीज़न इज द बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द ईयर 1991. आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ले आए थे. छूट मिल रही है लोगों को काम करने की, प्राइवेट लोग आ रहे हैं, आप ग्लोबली लिंक हो रहे हो, आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी बन गई है, तो अब आसान है ना, ट्रेड, लिंकेज, कम्युनिकेशन, सब कुछ. ये एक बेनिफिट था. प्लस बहुत सिस्मिक शिफ्ट देखने को मिला इंडिया की पॉलिसी अप्रोच टुवर्ड डायस्पोरा में. तो डायस्पोरा का रिगार्डिंग लेके जो इमेज थी उसमें भी काफ़ी चेंज आया. दैट्स वाई चीज़ें थोड़ी आसान हो गई और डायस्पोरा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला. सॉफ्टवेयर पार्क जो 39 लोकेशन में बनाया गया इंडिया में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने डायस्पोरा की डेवलपमेंट में. 1999 में इंडिया वर्ल्ड का लीडर बन गया इन द आईटी सेक्टर, जिसने ऑलमोस्ट 70% टोटल स्पेंडिंग अपनी करनी स्टार्ट कर दी थी आउटसोर्सिंग में. बहुत सारी डोनेशंस भी थी जो इंडियन डायस्पोरा बाहर से भेज रहे हैं इंडिया में कुछ एजुकेशन प्रोजेक्ट और एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, जैसे जनरली आईआईटीज़ में ही भेज रहे हैं जिससे आपका टेक्निकल और आईसीटी वाला पार्ट जो है वो ग्रो करे. इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज सुपरस्टार, एक तरीके से कंक्लूजन हो गया आपका कि आप एट द एंड कंक्लूड करके इतनी सब बातें कर ली, डायस्पोरा क्या, कैसे आईसीटी ग्रो करा, कैसे डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, ऑल दीज थिंग यू हैव मेंशन्ड हियर. नाउ एट द एंड आपको अपने आंसर को कंक्लूड भी करना होता है. तो कंक्लूड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट पैराग्राफ कन्वर्ट कर लिया करो, उसी में कंटिन्यू मत करा करो. तो व्हाट इज द थिंग यहाँ पे, इन द इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज सुपरस्टार ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, रोल ऑफ डायस्पोरा जो है वो क्या रहा है, म्यूचुअल डिपेंडेंस, बिकॉज दे बोथ म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड रिलायंस, कि आप सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ प्रॉपर नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. यहाँ पे चैलेंजेस फॉर पॉलिसी मेकर लाइज इन, अब पॉलिसी मेकर्स के लिए भी चैलेंज है कि आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपको इस तरीके की पॉलिसी बनानी है विच लिबरल, थोड़ी सी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ना हो, ज़्यादा अग्रेसिव ना हो टुवर्ड्स द डायस्पोरिक रूल्स. तो वो इंकरेज करे, कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे और इंकरेज करे, इनकॉर्पोरेट करे डायस्पोरा को इन द ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस. सो आई होप ये डिटेल्ड आंसर क्लियर हुआ होगा. थोड़ा बड़ा रहा बट बड़ी चीज़ है तो बेनिफिट भी उतना ही हमें मिला इस चीज़ का. क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आई होप, आई कांट से कि क्या क्वेश्चन आएगा, आई एम नॉट सेटिंग द पेपर, बट हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक आइडियोलॉजी बन रही है. अब इस आंसर में आपने काफ़ी सारे पॉइंट पढ़े. देखो आपने डायस्पोरा की भी तो कहानी पढ़ ली यहाँ पे. अब क्वेश्चन अगर आईटी में डेवलपमेंट को नहीं लेके आता, कोई और डायस्पोरा की बात करता है, इंडियन डायस्पोरा को लेके कुछ बात की जाती है, तो एटलीस्ट यू कैन मेंशन ना डायस्पोरा कौन होते हैं, डायस्पोरा की डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात कर दो, तो कुछ चीज़ें आप लिंक कर सकते हो. हर आंसर का कुछ कुछ पार्ट आप पिकअप कर सकते हो, कभी कुछ अलग आंसर आ जाए उसमें यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करके चलो, पढ़ के चलो, लेकिन ये चीज़ देखो कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है. इन केस एनी अदर क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो आप इस आंसर का कंटेंट किस तरीके से उस क्वेश्चन में यूज़ करोगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सबकी सब बुक कभी कंप्लीट कर लोगे. ओके, सो आई होप चीज़ें क्लियर है. इन केस अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. आई विल देयर टू आंसर, आई विल देयर टू हेल्प. अभी जब तक एग्जाम, आई थिंक सेकेंड ईयर वालों का तो ये लास्ट ही एग्जाम है, सो कीप डूइंग, मतलब जी जान लगा दो इस एग्जाम के लिए. लास्ट एग्जाम में थोड़ा सा टिपिकल मुश्किल है, लेकिन थोड़ा ही टाइम की बात है, बस कल और पढ़ना है, परसों एग्जाम एंड देन यू विल बी फ्री. और फिर मास्टर की डिग्री हाथ आ जाएगी. देन फॉर द प्लानिंग करो, क्या करना है, पीएचडी करनी है, यूपीएससी टारगेट कर रहे हो, यूपीएससी देना है, टीचिंग ज्वाइन कर लेनी है, पीजीटी वीजीटी के पेपर देने हैं, जो भी करना है, पीएचडी करनी, whatever you want to do, you can plan the thing accordingly. बता के चलिए क्या करना है, तो आगे की जर्नी में भी आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज इन दिस सब्जेक्ट. और इन केस आपको कोई भी डाउट है आप यहाँ मैसेज कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम का जो एजुकेशन हॉटस्पॉट का पेज है आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर दिस. डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल, so that you will get the note easily. So that's all for this video. Thank you for watching everyone.